हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आज वीडियो टाइमली अपलोड नहीं किया, काफ़ी लेट हो गया, बट फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई कि बिल्कुल 11-12 बजे तक मैं अपलोड कर दूं, सो दैट आप पूरे दिन में देख पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं ऑन टाइम। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एवरेज। इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। सीधे जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड टेक देम सीरियसली, और ये आपके पेपर में लिटरली जस्ट बिलीव मी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, नाउ डोंट बी स्केयर्ड, आई नो यू आर इंटिमिडेटेड कि ये कितना मतलब 6 लाइनों का तो क्वेश्चन हो गया, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो थोड़ा पेशेंस रखते हैं और करते हैं। एंड आई विल ट्राई कि कोई बंदा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है उसको भी ये चीज यूजफुल हो। ओके, अ मेंस एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 months is rupees 2 to 5.25. okay, for the next 5 months the average monthly expenditure was rupees 20.75 more than what it was during the first 4 months. If the men spent rupees 700 during the remaining 3 months, find what percentage of his annual income, percentage निकालनी of his annual income he saved in the year. मतलब कितनी सेविंग, कितनी परसेंटेज है सेविंग की इसकी इनकम में से। ठीक है, अब लेट मी इंटरप्रेट द डाटा फॉर यू। बहुत सिंपल है, जस्ट डरना नहीं है। ठीक है, इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले 4 महीने एक बंदे की एवरेज इनकम कितनी है 2 to 5.25। दिस इज द मंथली एवरेज इनकम। ये चीज ध्यान रखनी है, टोटल इनकम नहीं है कि 1 महीना प्लस 2 महीना प्लस 3 महीना प्लस 4 महीना, वो इनकम नहीं है। ये वो वाली इनकम है 1 महीना प्लस 2 महीना प्लस 3 महीना प्लस 4 महीना डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये इनकम कौन सी इनकम है, पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, चौथे महीने की अपॉन 4। तो ये कितनी है 2 to 5.25। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एवरेज है तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास सम आ जाएगा ना पहले 4 महीने की इनकम्स का, तो मैं वही करती हूँ। ठीक है, 2 to 5.25 इंटू 4 कर देती हूँ मैं, तो ये जो मेरा आंसर है ये मेरा निकल जाएगा लगभग 5 4 0 2 एंड दिस वुड बी 901 रुपीज। ओके, तो ये हमारा पैसा है पहले, मतलब इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 months इनकम। ओके, अब अगले डाटा में क्या बात की गई है कि जो अगले 5 महीने हैं उनका जो मंथली एवरेज इनकम है वो 20.75 ज्यादा है जो पुराना एवरेज इनकम था। ओके, तो मतलब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इट वुड बी 246 रुपीज। मतलब दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ द बाद वाले 5 months। ओके, मतलब 5वां महीना प्लस 6वां महीना प्लस 7वां महीना प्लस 8वां महीना प्लस 9वां महीना, तो ये 5 महीने हो गए, डिवाइडेड बाय 5 इज दिस 246। तो क्या मेरे को ये 5 महीने की इनकम जब मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मिल जाएगी, मींस 246 इंटू 5। तो जब मैं इसे अभी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आंसर बनेगा, इट वुड बी 0321, मतलब 1230। ओके, और बाद में इन्होंने कहा है कि जो आखिरी के 3 महीने मतलब 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, इसमें ये कुल खर्चा कर रहा है 700 रुपया। ठीक है, पहले 3 महीने में कुल खर्चा इतना था, दूसरे महीने में कुल खर्चा इतना था, मतलब दूसरे 5 महीनों में, और बचे 3 महीनों में खर्चा इतना था। तो क्या मैं इसका कुल खर्चा, मतलब क्या मैं इसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकती हूँ कि इसने टोटल खर्चा कितना किया। 901 पहले 4 महीने का, 1230 बाद के 5 महीने का, एंड 700 रुपए आखिरी के 3 महीने का। ठीक है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी और ऐड करूंगी, सो इट वुड बी 1382, मतलब इतना पैसा इसने खर्चा। अब इसकी इनकम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है इनकम है इसकी 3500 रुपीज। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको ये चीज पता है कि एक इंसान जितना कमाता है उसमें से कुछ वो खर्च करता है और कुछ वो सेव करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इनकम कितना था 3500, एक्सपेंडिचर मेरा कितना है 2831 मैंने कैलकुलेट किया, सेविंग्स आई हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अभी यहाँ सब्ट्रैक्शन में जाएगा, 3500 अपॉन माइनस 2831, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 966। तो ये 669 रुपीज, मतलब हमारी जो सेविंग्स है इट वुड बी 669 रुपीज। अब इन्होंने कहा है कितना परसेंट एनुअल इनकम का है सेविंग्स, मतलब परसेंटेज सेविंग्स की निकालनी है कि कितना परसेंटेज सेविंग कर रहा है बंदा। तो 669 सेव कर रहा है, और टोटल इनकम कितनी थी 3500 इंटू 100, 00 कैंसिल, और ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा 19.11%। ओके, तो ये ऐसा हमें क्वेश्चन करना है। नाउ डोंट बी अफ्रेड यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट डोंट वरी, आप परसिस्ट करोगे तो यू विल डू इट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री।
अब देखो, एक चीज मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी, जो मीन है उसका मतलब एवरेज ही होता है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट, पहला डाटा हमें क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है मंडे से वेंसडे का एवरेज टेम्परेचर है 37 डिग्री। ठीक है, तो मंडे से वेंसडे कितने दिन है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर है इट इज 37 डिग्री। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दे रखी है। दूसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे से थर्सडे के बीच कितने दिन है, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, तो इन तीनों दिन का एवरेज इसका है टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी मतलब आई विल गेट मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे इज इक्वल्स टू 37 इंटू 3 कितना होगा आपका, यहाँ ये हमारा हो गया 1 2 1 1 1। ओके, तो ये हमारा आ गया 1 1 1 एंड ट्यूसडे, अब मैं अगली स्टेटमेंट को खोल रही हूँ, प्लस थर्सडे, तो ये मेरा कितना हो गया 4 3 12 102। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 बन गई। अब मेरे को क्या ये, और अगली इन्होंने क्या डाटा दिया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे, मतलब जो थर्सडे का टेम्परेचर था वो 4/5 था मंडे के टेम्परेचर, क्योंकि रिलेशन दे दिया थर्सडे और मंडे का टेम्परेचर का। तो अब मेरे को ये 2 इक्वेशन दिख रही है, क्या मेरे को ये नहीं दिख रहा, इसमें भी ट्यूसडे कॉमन है, दोनों में ट्यूसडे और वेंसडे कॉमन है, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो ट्यूसडे, मेरा ट्यूसडे से ट्यूसडे गया, वेंसडे से वेंसडे गया, मेरे पास क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। ओके, वट एवर 9 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को पता है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है, ये डाटा ऑलरेडी गिवन है, थर्सडे इज 4/5 ऑफ मंडे, तो क्या मैं यहाँ थर्सडे की जगह 4/5 m लिख सकती हूँ, इट इज 9। जब एलसीएम वगैरह में ले लूंगी तो ये मेरा m/5 बच जाएगा, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट वुड बी 45 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे का टेम्परेचर आ गया। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। ओके, तो इट इज 4/5 ऑफ मंडेज टेम्परेचर विच इज 45 एंड दिस वुड बी 36 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, सो इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 men is increased by the average of 8 men is increased by 4 years when one of them whose age is 30 years is replaced by a new man। इस डाटा को समझो, सपोज पहले एक ग्रुप था, उसमें 8 लोग थे, ठीक है, 8 people were there, तो कुछ जैसे 7 बंदे थे, 7 बंदे का हमें नहीं पता कि ईयर्स कितने हैं, पर 8वें बंदे का इन्होंने बता रखा है कि एक बंदा ऐसा था जिसकी एज थी 30 साल, बाकी के बचे हुए 7 बंदों की एज का सम मैं x मान लेती हूँ कि इस बंदे की एज का सम प्लस इस बंदे की एज का सम, मतलब पुराने 7 बंदों की एज का सम मैं x मान लेती हूँ। अब इन्होंने कहा कि ये जो 30 वाला बंदा है ये इस ग्रुप से बोर हो गया और ये इस ग्रुप से निकल गया, तो जो पहले जो बंदे बोर नहीं हुए थे वो तो एज इट इज रहे 7 लोग, बट अब एक नया आदमी आ गया जो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहा था, तो लोग तो सेम रहे बिकॉज एक ने छोड़ा तो दूसरा आ गया, बट जो पुराने 7 लोग थे वो तो सिमिलर थे, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सम ऑफ जो पहले एजेस का मैंने लिया है यहाँ भी x होगा। ओके, इन्होंने क्या कहा, जब ये एवरेज था इनके सालों का, मतलब ये जो जितने लोग थे इनका एवरेज था, ये 4 गुना बढ़ जाता है जब एक नया बंदा आता है, तो इनका एवरेज कितना हुआ, तो सम ऑफ 7 पीपल, वो एज मैंने ले रखी थी x, सम ऑफ 7 पीपल प्लस जो 8वां बंदा था 30 अपॉन 80, तो दिस वाज द एवरेज बिफोर, मतलब सम ऑफ 7 पीपल प्लस 30 अपॉन 8। अब नया एवरेज 4 गुना ज्यादा है पुराने वाले से, 4 ज्यादा है। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस न्यूमैन की मैंने एज ले ली n, और ये मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे खोलूंगी, व्हेन आई विल सॉल्व इट, 30 अपॉन 8 प्लस 4 x अपॉन 8 प्लस n अपॉन 8। ओके, तो x अपॉन 8 से x अपॉन 8 कैंसिल हो गया, और अभी हम एलसीएम लूंगी तो 30 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू n बाई 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ विच इज 62 ईयर्स। तो मतलब जो नया बंदा यहाँ ग्रुप ज्वाइन किया उसकी एज थी 62 ईयर्स, तो व्हाट इज द एवरेज, सॉरी आई थिंक यहाँ एज पूछी है, व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू मैन, सो द एज ऑफ द न्यू मैन इज 62 ईयर्स। ओके, तो आज हम सिर्फ इतने क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आराम से बैठो, समझो, एंड बिलीव मी यू विल डू फाइन इन दी एग्जाम। और अब मैं रीजनिंग की वीडियोस अपलोड करूंगी, वो बहुत आसान लगेंगी आपको, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट येस फॉर मैथ्स यू हैव टू डू इट। दैट्स वाई जो डिफिकल्ट चीज थी मैंने वो पहले शुरू की, बिकॉज
आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ओके। मतलब इसमें क्या हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में कि हम पहले ही आसान चीज हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा पहली देखो, पेपर में आसान ही करना पहले। पेपर में ऐसा नहीं है कि अगर रीजनिंग आ रही है तो वो छोड़ के हम मैथ्स ही करेंगे, नो। बट सपोज अगर रीजनिंग पे आपकी पकड़ है, मैथ्स आपका मतलब इतना ठीक नहीं है, तो रीजनिंग थोड़ा थोड़ा करते जाओ बट मैथ्स को भी करो, ओके। तो जो मुश्किल चीज अगर हम कर लेंगे तो बिलीव मी यू विल डू फाइन इन द एग्जाम, ओके। थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बट प्लीज कीप सम पेशेंस, बी परसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन एंड बिलीव मी यू विल डू फाइन। अब मैं रीजनिंग की वीडियोस अपलोड करूंगी ना, आप कहोगे रीजनिंग तो इतना आसान था यार, इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। बट येस, मैथ्स के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर कोई एवरेज या थोड़ा सा उतना मैथ्स नहीं जिसने शुरू से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम आई विल एंश्योर कि मैं टाइमली वीडियोस अपलोड करूंगी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर रीजनिंग वीडियोस। You will thoroughly enjoy those videos, I'm telling you, okay? Thank you so much for watching.